Good morning, students. Last time we had started the topic replication, the process of copying of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड में चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, अगर उसकी कॉपिंग होती है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं. जनरली रेप्लिकेशन टर्म जो यूटिलाइज होती है वो डीएनए कॉपिंग के लिए यूज की जाती है. हालांकि इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए किसी की भी कॉपिंग के लिए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन वर्ड यूज किया जा सकता है. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि जो रेप्लिकेशन है उसमें जो दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं, एज अ टेम्पलेट काम करते हैं और उनको एज अ टेम्पलेट रीड करके न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होता है. उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल ने. इन्होंने मिलके जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड किया था, जिससे कंफर्म हो गया था कि डीएनए हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है. वहां पे हमने हाइब्रिड जो डीएनए मिला था, जो सीडियम क्लोराइड में इंटरमीडिएट कंडीशन में अपना बैंड बनाता है, उससे क्लियर हो गया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है. अब बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस की कि ये प्रोसेस होती कैसे है. लेकिन इससे भी पहले कि इस पूरी प्रोसेस में किन चीजों की जरूरत पड़ती है, व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. अगर यहां पे हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी एंड एंजाइम्स, कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है, या एंजाइम्स कौन कौन से जो डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरी होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज, इस एंजाइम की जरूरत होती है. लाइगेज या डीएनए लाइगेज भी हम इसको बोल सकते हैं, डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है. प्राइमेज, इस एंजाइम की जरूरत होती है. इसके अलावा फोस्फोराइलेज एंड पायरोफोस्फेटेज, इस एंजाइम की, इन दोनों एंजाइम की जरूरत होती है. इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग यहां पे रिक्वायर होती है वो होती है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, दैट इज द रॉ मटेरियल. इनकी जरूरत होती है क्योंकि इन्हीं से डीएनए की जो चेन है वो बननी होती है. इसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी भी जरूरत पड़ती है. आरएनए प्राइमर दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आरएनए प्राइमर के अलावा नेक्स्ट जो थिंग यहां पर रिक्वायर होती है दैट इज सम मैग्नीशियम आयंस और सम आयंस. कुछ आयंस की जरूरत होती है लाइक मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस, इनकी भी जरूरत पड़ती है. तो यहां पे ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बिना डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है. तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज, लाइगेज, प्राइमेज, फोस्फोराइलेज और पायरोफोस्फेटेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमर एंड सम आयंस. इन सभी चीजों की जरूरत होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. अब सबसे पहले हम इनमें एंजाइम्स की स्टडी करते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या रोल प्ले करता है, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और होती है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. यहाँ पे कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, वो हम ब्रीफ में करेंगे. जस्ट
आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए कि आप आसानी से उस पॉइंट को क्लिक कर सके, उसको रिमेंबर कर सके कि क्यों ऐसा इस पर्टिकुलर स्टेप में होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ एंजाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किए हैं जो हमें एक्चुअल में जिनके ऊपर फोकस करना है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, लाइगेज है, इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड साइड ट्राइफॉस्फेट्स है, आरएनए प्राइमर है और उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। मींस यहाँ पे 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट में से 5 पार्ट्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी जो पार्ट्स हैं वो एसेसरी रोल प्ले करते हैं उस पूरी प्रोसेस में जो इनडायरेक्टली बुक के अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं, जी सॉरी, जो डायरेक्टली बुक में मेंशन नहीं किए गए लेकिन इनडायरेक्टली वो उनके बिना रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। First, DNA dependent DNA polymerase. That enzyme is required for the polymerization of deoxynucleotides. डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन के लिए यानी कि नया स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। ये पहली रिक्वायरमेंट है या पहला एक इसका फीचर है। इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, सिंपली डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं बोला गया यहाँ पे? तो डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नई चेन बनती है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे ऐसा किया जाता है। मींस यहाँ पे डीएनए के एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है। तो टेम्पलेट की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज डिपेंड करता है नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मींस अगर डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड अवेलेबल नहीं है तो ये डीएनए पॉलीमरेज नई चेन नहीं बना सकता है। तो ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करता है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम catalyze formation of new DNA strand using टेम्पलेट डीएनए। ये डीएनए टेम्पलेट जो टेम्पलेट डीएनए उसका यूज करके नया स्ट्रैंड बनाता है, उसके बिना ये नया स्ट्रैंड नहीं बना सकता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। तो इसमें आप इसके साथ में वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे नया स्ट्रैंड जो टेम्पलेट डीएनए का यूज करके बनता है और उसके बिना ये दूसरा स्ट्रैंड बना नहीं सकता, नया स्ट्रैंड नहीं बन सकता, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, सिंपली अगर हम इसको सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज मेंशन करके चले तो डीएनए पॉलीमरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है या ये कह सकते हैं काफी फास्ट एंजाइम होता है। इट इज एन एफिशिएंट एंजाइम और फास्ट एंजाइम, ये काफी फास्ट एंजाइम है, एफिशिएंट एंजाइम है। इसका फास्ट होना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर हम बात करें हमारी खुद की डिप्लॉयड सेल की, हमारी एक डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इतने सारे बेस पेयर को ऐड करके चेन बनाने के लिए काफी ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है। इकोलाई की अगर हम बात करें, इकोलाई जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट टाइम जैसे मैंने मिचेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि जो इकोलाई है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर हर 20 मिनट्स में अपने आप को डबल कर लेती है। अब 20 मिनट में एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब उसका डीएनए रेप्लिकेशन 20 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट है एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। अगर
इस डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा और 20 मिनट के अंदर ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट करनी होती है, 20 मिनट से भी पहले, क्योंकि 20 मिनट में तो सेल ही डिवाइड हो जाती है। तो अब ऐसे केस में इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके एक बड़ी चेन बनाने के लिए इस एंजाइम का एफिशिएंट या फास्ट होना जरूरी होता है। और एफिशिएंसी या फास्ट कंडीशन का इससे पता चलता है कि ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, इकोलाई के डीएनए को जिसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको 18 मिनट्स के अंदर डुप्लीकेट कर देता है। 18 मिनट्स में वो पूरे डीएनए को डुप्लीकेट करता है, मीन्स एक नया डीएनए बना देता है। अब 18 मिनट में अगर हम मान के चलें कि इसके डीएनए को डुप्लीकेट करना है तो एंजाइम 1 सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर को ऐड करता है। इतनी ज्यादा स्पीड से काम करना स्टार्ट करता है यहाँ पे ये एंजाइम, दैट इज ऐड 2000 बेसिस पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 2000 बेसिस। अगर मान लो ये हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है और नया स्टैंड बनाना है तो 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे 2000 बेस पेयर ये जोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये एंजाइम काफी फास्ट और एफिशिएंट एंजाइम है। सेकेंड, फास्ट के अलावा अब जब इतनी स्पीड से काम किया जाता है तो कहीं पे एरर भी आ सकती है और एरर आने का मतलब होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। इसलिए ये एंजाइम फास्ट होने के साथ साथ काफी ये कह सकते हैं एक्यूरेट होना भी जरूरी है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम की एक्यूरेसी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और डीएनए पॉलीमरेज काफी एक्यूरेट एंजाइम होता है। वर्क विद ग्रेट एक्यूरेसी, ये काफी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मींस एरर फ्री रेप्लिकेशन करने की कोशिश की जाती है और बहुत ही कम एरर इस केस में आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा एरर होगी उतनी ज्यादा म्यूटेशन होगी और ज्यादा म्यूटेशन में डीएनए नई सेल के अंदर सर्वाइव, या ये कह सकते हैं एक जो नई सेल बनेगी वो इस तरह का डीएनए जिसमें बहुत सारे चेंजेस है उसको टोलरेट नहीं कर पाते और सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट भी होती है इस एंजाइम के लिए। तो स्पीड काफी होगी, एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट थिंग, ये डीएनए के जो जनरली क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उसमें हमने पढ़ा था पोलैरिटी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी कि एक स्टैंड अगर 5 से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 से 5 प्राइम होता है। अब ऐसे केस में डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है नए स्ट्रैंड को। सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि ये पहली जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है या जिस साइड से स्टार्टिंग करता है वहां पे पहला 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड होता है और उसके 3 प्राइम एंड पे लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चलता है, जिससे लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है 3 प्राइम बनता है। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ सिंथेसाइज करता है, रिवर्स डायरेक्शन नहीं कर सकता, 3 से 5 प्राइम की तरफ जोड़ता हुआ ये स्टैंड को नहीं बना सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, सिंथेसाइज अ न्यू स्टैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है। अनदर इंपॉर्टेंट जो फीचर है उसका वो ये है, डीएनए पॉलीमरेज कांट इनिशिएट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को शुरू नहीं कर सकता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता है, इट कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता है या शुरू नहीं करता है, बल्कि ये क्या काम करता है, ये इलोंगेशन करता है, मीन्स जो चेन स्टार्ट हो गई उसको इलोंगेट करने का काम ये कर देता है। एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो ये पूरी चेन को बना देगा, तो ये इलोंगेशन करता है, इनिशिएशन नहीं कर सकता। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन
ये इनोगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के होते हैं। पहला, ये एंजाइम पॉलीमराइजेशन या न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड, ये एंजाइम न्यू स्ट्रैंड को टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का यूज करके सिंथेसाइज करता है, यानी कि टेम्पलेट डीएनए पे डिपेंड करता है नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। ये काफी एफिशिएंट एंजाइम है क्योंकि ये इकोलाई के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकंड ये ऐड कर सकता है, इसलिए काफी स्पीड में वर्क ये करता है और विद ग्रेट एक्यूरेसी, काफी ज्यादा एक्यूरेसी भी होती है, मींस इसकी जो एरर के चांसेस है वो काफी नील होते हैं। साथ में सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है। 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस इसके थ्रू नहीं हो पाती है। एंड इट कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन शुरू होने के बाद कंप्लीट कर सकता है, मींस ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है इलोंगेशन के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब एक थोड़ी सी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं हम। डीएनए पॉलीमरेज, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 के। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो रिपेयर पर्पज है, डीएनए की जो रिपेयरिंग है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये स्पेशल रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, यानी कि रिपेयरिंग फंक्शन है इसका भी, ये भी रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये मेन एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन को कैरी आउट करता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन। यानी कि जो पॉलीमरेज 3 है वो एक्चुअल में रेप्लिकेशन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 ये रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके 5 टाइप बनते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। यहां पे जो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज है ये इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है, यानी कि जो रेप्लिकेशन जहां पे स्टार्ट होती है डीएनए पॉलीमरेज से वहां पे रोल प्ले करता है। इनिशिएशन प्रोसेस, डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं करता है, लेकिन जो इनिशिएशन प्रोसेस यानी कि जहां से जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वहां पे इसका रोल होता है, इसलिए ये इनिशिएशन वहां पे एक मदद कर सकता है। बीटा जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। गामा डीएनए पॉलीमरेज ये माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है। डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज ये एक्चुअल में रेप्लिकेशन करता है, ये रेस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। ये स्पेशल एंजाइम है जिसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है कुछ खास तरह की सेल्स के अंदर। पॉलीमरेज एक्टिविटी एक तरह की सेल होती है जिसको हीला सेल बोलते हैं,
इन सेल में ये एक ऐसी सेल होती है जो इमोर्टल होती है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन सेल होती है जिसमें सेल किल नहीं होती, उसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती, वो लगातार डिवाइड करती रहती है। तो कैंसरस सेल से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इनके अंदर ये एंजाइम काम करता है। तो मेन एंजाइम जो है वो डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, बाकी प्रूफ रीडिंग या रिपेयर में हेल्प करते हैं। सो दैट इज द एडिशनल पार्ट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है इसके रिगार्ड में तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज जो एनसीईआरटी है वो तो मस्ट है ही। इसमें जस्ट आपको एक हेल्प मिल जाएगी, जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी पर्टिकुलर जो ये कह सकते हैं टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी डेप्थ में जाना है, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं एक राइट डिसीजन तक पहुंचने में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एंजाइम हेलिकेज। जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग या अनजिपिंग, अनकॉइलिंग में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो unzipping the DNA molecule by breaking हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में और अनवाइंडिंग में। इसका मतलब क्या हुआ? दो काम कर रहा है यहाँ पे। एक तो जो डीएनए जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड राइट हैंडेड होता है, तो राइट हैंडेड हेलिक्स वो बनाता है, तो जो स्प्रिंग की तरह होता है उसको वापस अनकॉइल करने में। मीन्स अगर इस तरीके का डीएनए है तो इसको अनकॉइल करना मीन्स स्ट्रेटन अप कर देना। तो ये होता है अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग। स्ट्रेटन अप करने के बाद अनजिपिंग, ये आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग कर देना, ब्रेक कर देना। तो अनकॉइलिंग और अनवाइंडिंग पहला काम होता है और अनजिपिंग दूसरा वर्क होता है इसका। तो ये दोनों वर्क करता है हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है कि जब स्ट्रैंड अनकॉइल्ड होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, यहां पे यहां तक के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो